नमस्कार। और कहानी काफी पेचीदा है। दुख, बदला और कुछ ऐसे मोड़ जो शायद कोई सोच भी ना पाए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। कहानी की पहली झलक मिलती है एक बड़े ही टेंशन वाले सीन से। रे नाम का एक आदमी है, स्टेडियम की छत पर खड़ा है। अच्छा। और नीचे FBI पूरी तरह से घिरा हुआ है। बाप रे। एक एजेंट है, वो कहती है मैं मदद कर सकती हूँ, पर रे कहता है अंत ऐसा नहीं होना था, और बस पानी में छलांग लगा देता है। ओहो। यहीं से कहानी पीछे जाती है। असल कहानी समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। हाँ, ये जरूरी है। तो कुछ साल पहले रे कूपर का एक खुशहाल परिवार था। पत्नी अमांडा, बेटी रैचल। अमांडा खुद फाइटर रह चुकी थी, बेटी रैचल को भी सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। सब नॉर्मल चल रहा था, एक आम सुखी परिवार। ठीक है। लेकिन फिर जिंदगी में एक बड़ा दुखद मोड़ आता है। अमांडा को कैंसर डिटेक्ट होता है। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, पर एक उम्मीद की किरण दिखती है। डॉक्टर वू बताते हैं कि एक नई दवा है, लाइफ सेविंग दवा, जो बस मार्केट में आने ही वाली है। अच्छा, चलो कुछ तो उम्मीद बंदी। पर ये उम्मीद ज्यादा देर टिकती नहीं। रे को पता चलता है कि बायोप्राइम नाम की एक बड़ी फार्मा कंपनी है। बायोप्राइम? हाँ। उसका CEO है साइमन कीली। इस कंपनी ने कथित तौर पे दवा को मार्केट में आने से रोक दिया है। रोक दिया? क्यों? कहानी के सार के मुताबिक ऐसा लगता है कि उन्होंने दवा बनाने वाली छोटी कंपनी को खरीद लिया और फिर दवा को दबा दिया, शायद अपनी महंगी दवाओं का मार्केट बचाने के लिए। तो रे ये सब देख सुनकर गुस्से में है। वो टीवी पर साइमन कीली का इंटरव्यू देखता है। साइमन महंगी दवाओं को सही ठहरा रहा होता है। रे का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लाइव टीवी शो में फोन कर देता है। लाइव शो में? हाँ, और सीधे साइमन से भिड़ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी पत्नी मर रही है, तुमने दवा क्यों रोकी? मैंने अपना घर बेच दिया, सब लगा दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? ओह गॉड, ये तो बहुत इंटेंस रहा होगा। और वो साइमन को धमकी भी देता है। कहता है कि अगर अमांडा को कुछ हुआ तो वो उसे ढूंढकर मारेगा। साइमन तो टीवी पर गोलमोल जवाब देकर निकल जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद अमांडा की मौत हो जाती है। रे पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है एकदम। 6 महीने गुजर जाते हैं अमांडा की मौत को। रे अब भी उसी दुख और गुस्से में जी रहा है, कुछ बदला नहीं है। इतना बड़ा सदमा है, उभरना आसान नहीं होता। तभी एक दिन मार्टिन बेनेट नाम का एक पत्रकार उससे मिलने आता है। पत्रकार? अच्छा। हाँ, वो कहता है कि उसने रे का वो टीवी वाला कॉल सुना था और वो बायोप्राइम और साइमन कीली पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहा है। वो रे को भरोसा दिलाता है कि उसके पास सबूत हैं और वो उसे इंसाफ दिलाएगा। वो रे को मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। रे जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि उसकी बेटी रेचल भी चुपके से उसके पीछे आ रही है। ट्रेन में मार्टिन रे को बताता है कि मामला बहुत संगीन है। साइमन के साथ बड़े लोग मिले हुए हैं और उसके खबरी को, जिसने उसे जानकारी दी थी, उसे मरवा दिया गया है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक अमोस सैंटोस नाम का एक आदमी ट्रेन में आता है और वो मार्टिन पर चाकू से हमला कर देता है। क्या? वही ट्रेन में। हाँ। रेचल ये सब देखकर चिल्लाती है। रे फौरन अमोस से भिड़ जाता है। जबरदस्त फाइट होती है दोनों में। लेकिन अमोस एक प्रोफेशनल किलर है। वो रे और रेचल दोनों को घायल कर देता है। रेचल बेहोश हो जाती है और रे? अमोस रे के पेट में चाकू मारता है और वहां से भाग जाता है। हे भगवान। यहीं से कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। 2 साल? ओके। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया है। रेचल जो उस रात मेट्रो में बेहोश हुई थी, अब बड़ी हो गई है और वो एक फाइटर बन चुकी है, अपने माँ की तरह। और उसके अंदर भी अपने पिता जैसा ही गुस्सा है, बदला लेने की आग। और इसी दौरान एक और अजीब चीज होती है। महिला सांसद डायना मॉर्गन, वही जो साइमन के साथ टीवी पर थी? हाँ, वही। वो अब साइमन कीली और एक और बिजनेसमैन है, विनोद शाह, उनके साथ मिलकर कैंसर की वही दवा लॉन्च करती है। क्या? वही दवा? हाँ, जिसे पहले रोका गया था, और इस बार सस्ते दामों पर। लेकिन जिसे हम रे समझ रहे हैं, उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उसके दिमाग में तो बस बदला घूम रहा है। बायोप्राइम एक चैरिटी ऑक्शन का आयोजन करता है। शहर के सारे बड़े लोग आते हैं, साइमन कीली भी होता है। रे, जैसे हम रे समझ रहे हैं, वो वेटर बनकर उस पार्टी में घुस जाता है। अच्छा, प्लान के साथ? हाँ, वो जानबूझकर साइमन पर ड्रिंक गिराता है। फिर जब साइमन वॉशरूम जाता है तो उस पर और उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देता है। एक्शन सीन, जबरदस्त एक्शन। वो साइमन को अमांडा और मार्टिन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। साइमन डर के मारे कहता है कि मार्टिन को शायद विनोद शाह ने मरवाया होगा। हाथापाई बढ़ती है और रे साइमन और उसके बॉडीगार्ड दोनों को मार देता है। ओह, तो पहला बदला पूरा हुआ? हाँ, इसके फौरन बाद वो घर जाता है और रेचल से कहता है, जल्दी सामान पैक करो,
हमें निकलना है। उधर साइमन के मर्डर की खबर फैलती है। डिटेक्टिव सारा मीकर केस की जांच करने पहुंचती हैं। सारा मीकर, हाँ वो FBI वाली। मैं ये लोकल डिटेक्टिव है। उसे साइमन का वो पुराना इंटरव्यू मिलता है जिसमें रे ने उसे धमकी दी थी। अच्छा, वो लाइव कॉल वाला। हाँ, तो शक की सुई सीधे रे पर जाती है। सारा उसकी कार को ट्रैक करने का ऑर्डर देती है। ओके, तो अब पुलिस पीछे पड़ गई है। रे और रेचल शहर छोड़कर भाग रहे हैं। टोरंटो जाने का प्लान है। रास्ते में रात बिताने के लिए एक सुनसान से मोटेल में रुकते हैं। वहां रात में रेचल चुपके से बाहर जाती है। एक फोन बूथ से डिटेक्टिव सारा को कॉल करती है। सारा को क्यों? वो कहती है कि उसके पापा ने सेल्फ डिफेंस में मारा, कि साइमन के पास गन थी। वो अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही है। समझ गई। सारा थोड़ी हमदर्दी दिखाती है, कहती है कि वो मदद करेगी और आगे बात करने के लिए डिस्पोजेबल फोन इस्तेमाल करने को कहती है। उधर रे को शक होता है कि वो सुरक्षित नहीं है। वो कमरे के दरवाजे पर आहट के लिए घुंघरू वाली एक बेल्ट टांग देता है। अच्छा, जुगाड़ है। और उसका शक सही निकलता है। रात में 2 हत्यारे उनके कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं। फिर से हमला? हाँ, घुंघरू के आवाज से रे जाग जाता है और रेचल को लेकर खिड़की से भाग जाता है। बाहर फिर फाइट होती है। रे एक हत्यारे को तो वहीं ढेर कर देता है। दूसरे से लड़ाई होती है। रे उसे छत से नीचे फेंक देता है। बाप रे। फिर नीचे जाकर उसे भी खत्म कर देता है और उसकी गन और फोन ले लेता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो अब उनके पास हत्यारे का फोन है। ये एक बड़ा सुराग हो सकता है। बिल्कुल। गाड़ी में रे उस फोन को चेक करता है और उसमें लास्ट कॉल किसका था? विनोद शाह का। विनोद शाह, वही दूसरा बिजनेसमैन जो डायना मॉर्गन और साइमन के साथ था। हाँ, रे को पता चलता है कि शाह पास में ही रहता है, तो अगला टारगेट फिक्स हो गया। अच्छा। रे एक प्लान बनाता है। वो पास की एक सुनसान सड़क सुरंग में जाल बिछाता है। वो सुरंग के दोनों तरफ मलबा डालकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। ट्रैप। जब शाह की गाड़ी उस सुरंग में पहुंचती और फंस जाती है, तभी वहां एंट्री होती है आमोस सेंटोस की, वही हिटमैन। आमोस, वो कहां से आ गया? पता नहीं। वो अचानक आता है और अपनी स्पेशल विस्फोटक गोलियों से शाह की गाड़ी पर हमला कर देता है। ओह। शाह जान बचाकर गाड़ी से निकलता है। रे उसके पीछे भागता है, पूछता है मार्टिन को क्यों मारा और कौन शामिल है इसमें। लेकिन इससे पहले कि शाह कुछ बता पाता, आमोस उसे गोली मार देता है। अरे, मतलब जवाब मिलने से पहले ही? हाँ, और अब आमोस का निशाना है रे। अब क्या? रे और रेचल वहां से भागते हैं, गाड़ी छोड़कर जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। आगे जाकर एक ट्रक चुराते हैं और फिर भाग निकलते हैं। ये आमोस का क्या चक्कर है? ट्रक में जाते हुए उन्हें एक होटल के बाहर आमोस की वही खास वैन दिखती है। अच्छा। रेट रोकता है और सीधा होटल के अंदर चला जाता है। अंदर आमोस अकेला बैठा डिनर कर रहा होता है। रे उसने मिलने गया अकेले? हाँ, वो सीधा आमोस के टेबल पर जाके बैठ जाता है। गजब हिम्मत है। रे कहता है तुम्हारे दोनों बॉस तो अब रहे नहीं। इस पर आमोस एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है वो मेरे बॉस नहीं थे, मेरा बॉस कोई और है। कोई और? हाँ, आमोस कहता है मेरा काम है असली बॉस को खतरे से दूर रखना और खतरा तुमसे है। रे पूछता है कौन है बॉस? कौन? आमोस जवाब देता है डायना मॉर्गन, महिला सांसद। वापिस पिट्सबर्ग की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उस चोरी के ट्रक को पहचान लेती है और पीछा शुरू हो जाता है। पुलिस फिर से पीछे? हाँ, पुलिस से बचते बचाते रे ट्रक छोड़कर पास के एक बड़े स्टेडियम में घुस जाता है। स्टेडियम? हाँ, भागते भागते वो स्टेडियम की छत पर पहुंच जाता है। नीचे पुलिस और डिटेक्टिव सारा मीकर भी पहुंच जाती है। वो पूरी तरह घिर चुका है। मतलब वही सीन जो कहानी की शुरुआत में देखा था। बिल्कुल। अब हम वापस उसी सीन पर आ गए हैं। सारा उसे फिर कहती है मैं मदद करने आई हूँ। और ठीक इसी पल कहानी का वो राज खुलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या? जिसे हम पूरी फिल्म में रे समझ रहे थे, वो असल में रे था ही नहीं। वो रेचल थी, उसकी बेटी। क्या? रेचल? मतलब रे मर चुका था? हाँ, कहानी बताती है कि असली रे कूपर वो 2 साल पहले मेट्रो स्टेशन पर आमोस के हमले में ही मर गया था। ओह माय गॉड। वो अनजाने में रे बनकर जी रही थी। उसका गुस्सा, उसका बदला सब उसने अपना लिया था। ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब वो पिछले 2 साल से वो रेचल नहीं थी। हाँ, एक तरह से। छत पर सारा की बातें सुनकर उसे सब याद आने लगता है। पिता की मौत, हमला और ये भयानक सच कि वो एक कातिल बन चुकी हैं। इस सच्चाई का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो छत से नीचे पानी में कूद जाती है। उफ, यानी कहानी का वो शुरुआती सीन। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। पुलिस रेचल को बेहोशी की हालत में पानी से निकालती है। उसे एम्बुलेंस में डाला जाता है, पर रास्ते में उसे होश आ जाता है और होश आते ही
वो फिर से एक्शन मोड में है। अब क्या? वो एम्बुलेंस में पुलिस वालों से लड़ती है, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां से भाग निकलती है। भाग गई? हाँ, उसे अब भी लगता है कि उसके पिता का साया या उसकी यादें उसके साथ हैं, उसे हिम्मत दे रही हैं। उसका एक काम अभी बाकी है। डायना मॉर्गन? बिल्कुल। वो सीधे रैना मॉर्गन के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां उसका सामना पहले अमोस से होता है। अमोस? हाँ, वो तो बाकी था। दोनों के बीच आखिरी भयानक लड़ाई होती है। अमोस लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन फिर उसे अपने माँ बाप की याद आती है और वो पूरी ताकत से लड़ती है। वो अमोस को मार देती है। आखिरकार अमोस का खात्मा हुआ। हाँ, अब वो डायना मॉर्गन के सामने है। डायना हैरान तो है पर डरी भी नहीं लग रही। अच्छा? वो मानती है कि हाँ, बायोप्राइम के पीछे वही थी, लेकिन वो तर्क देती है कि उसी ने दवा के दाम कम करवाए, लोगों का भला किया। वो रेचल को मदद ऑफर करती है, कहती है सब भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। ये भी एक अजीब तर्क है, मतलब गलत काम करके फिर उसे सही ठहराना। सत्ता का नशा शायद। रेचल उसके गले पर चाकू रख देती है, पूछती है मेरे पिता और मार्टिन को क्यों मरवाया? डायना कहती है चुनाव के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए जाने ले ली। लेकिन रेचल उसे मारती नहीं है। नहीं मारती? नहीं, शायद उसे लगता है कि डायना जैसे इंसान के लिए असली सजा मौत नहीं, बल्कि उसका रुतबा उसकी इज्जत का जाना है। उसने डायना की सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। ओह, ये स्मार्ट मूव था। हाँ, वो रिकॉर्डिंग वो डिटेक्टिव सारा को भेज देती है। तो सबूत मिल गया? हाँ, पुख्ता सबूत। FBI डायना मॉर्गन को गिरफ्तार कर लेती है। चलो, देर से ही सही, पर विलन को सजा मिली। और रेचल अपना बदला पूरा करके या कहें न्याय दिलाकर वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है, एक अनजानी मंजिल की तरफ। कहानी का अंत काफी मिला जुला है। हाँ, तो ये थी स्वीट गर्ल की कहानी का सार, जैसा मूवी ज्ञान चैनल ने पेश किया। दुख, सदमा, बदला, कॉर्पोरेट जगत का लालच और राजनीतिक साजिशें, सब कुछ था इसमें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, कहानी ये भी दिखाती है कि गहरा ट्रॉमा किसी इंसान की पहचान को, उसकी साइकोलॉजी को कैसे झंझोड़ सकता है, जैसा हमने रेचल के साथ देखा। सही कहा। उसका पूरा सफर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय और बदला, क्या ये एक ही चीज है? क्या हिंसा से मिला अंत कभी सही हो सकता है? और अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसकी कीमत क्या होती है? कहानी हमें इन सवालों के साथ छोड़ जाती है। बिल्कुल। और रेचल का अंत में गायब हो जाना एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वो कभी उस सदमे से, उन यादों से और जो उसने किया उसके बोझ से उभर पाएगी? क्या उसके लिए एक नॉर्मल जिंदगी जीना मुमकिन होगा? ये एक गहरा सवाल है, शायद ये सोचने के लिए कि ऐसे भयानक अनुभवों से गुजरने के बाद किसी व्यक्ति का भविष्य कैसा हो सकता है, क्या उसे शांति मिल पाती है? हाँ, एक विचार जिसके बारे में श्रोता खुद सोच सकते हैं।